नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक एवं शानदार तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 5 वीडियो देखेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं वो पीछे का वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न का कारण विषाणु है, यानी कि इनमें से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो विषाणु के कारण कौन सा होता है, तो रेबीज ये जो रोग है ये विषाणु के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, तो वायरस से होने वाला रोग या तो जीवाणु से होने वाला रोग, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग वायरस से होने वाला रोग क्या क्या है उसको हम देखते हैं पहले। ठीक है, जैसे वायरस से होने वाला रोग में आपको याद रखना है, एक ट्रिक है, ट्रिक याद रखना है, ए रचना हमें, है ना, हमें लिखना है HME, हमें ए रचना हमें पानी दो जरा, ए रचना हमें पानी दो जरा। ठीक है, ए रचना हमें पानी दो जरा, तो रचना उधर से बोलती है ये लो 20 पी, ये लो 20 पी। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये लो 20 पी। ठीक है, तो इसे कौन कौन सा इसमें आ जाएगा आपको बीमारी जो कि याद रखना है आपको। ए रचना, ए से क्या होगा, एड्स हो गया, है ना, इसको लिख लेना है एड्स। अब जैसे इसको हम इस पे नीचे देखिए यहाँ पे लिखे हैं, है ना, विषाणु से होने वाला रोग क्या है आपको, ए रचना हमें पानी दो जरा। ठीक है, ए से क्या हो गया, एड्स, है ना, रचना से आपको हो गया, रो से रेबीज, है ना, चना से क्या हो गया, चिकन पॉक्स या तो चेचक रोग। ठीक है, तो आपको पहले याद रखना क्या, ए रचना हमें पानी दो जरा। तो ए से क्या हो गया, एड्स, रो से क्या हो गया, रेबीज, और चना से हो गया चिकन पॉक्स या तो चेचक। ठीक है, और हमें से क्या हो गया, एच से क्या हो जाएगा, है ना, एच से हो गया हेपेटाइटिस, एम से क्या हो जाएगा मीजल्स, और ई से हो जाएगा इबोला या तो इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये दोनों रोग होता है, इबोला और इन्फ्लुएंजा, ये वायरस से होने वाला रोग है। और पानी से हो गया, पानी से पोलियो, और दो से हो गया, है ना, दो से हो गया डेंगू। ठीक है, और जरा से हो गया जीका वायरस। ठीक है, तो याद रखना है आपको, PDF में ये आपको प्रोवाइड कर देंगे, है ना, टेलीग्राम पे इसको दिया हुआ। ठीक है, ये रचना हमें पानी दो जरा, यानी कि एड्स, रो से रेबीज, चना से चिकन पॉक्स या चेचक, हेपेटाइटिस, मीजल्स, इबोला, इन्फ्लुएंजा, पानी यानी कि पोलियो, और दो यानी कि डेंगू, और जरा यानी जीका जो बीमारी होती है ये वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है, याद रखना है। और जीवाणु से होने वाला रोग जो है उसको भी देखते हैं। जैसे जीवाणु से रोग जो होने वाला है एक बार देख लीजिए, डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, टीबी, काली खांसी, कुष्ठ, टेटनस, निमोनिया, हैजा, और ये सब क्या जीवाणु से होने वाला है। इसे याद कैसे रखना है, इसका ट्रिक है, देखिए, डीप सीटी का कुटनी है जी, यानी कि कोई आपसे पूछ रहा है कि डीप सीटी का कुटनी है जी, डीप सीटी का कुटनी मान के चलिए कोई लड़की का नाम है, तो डीप सीटी का कुटनी है जी, है ना, डीप सीटी का कुटनी है जी। इससे क्या क्या कौन कौन सा रोग हो जाएगा, देखिए, डो से हो गया क्या डिप्थीरिया, और पो से हो जाएगा क्या प्लेग, है ना, ये सब क्या जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, डिप्थीरिया, प्लेग और सिफिलिस, है ना, सी से हो जाएगा सिफिलिस, और यहाँ पर टी से क्या हो जाएगा टेटनस, और का से हो जाएगा काली खांसी, और कू से हो जाएगा कुष्ठ रोग, और टी से क्या हो जाएगा, टी से हो जाएगा टाइफाइड, है ना, टाइफाइड या एक टीबी भी रोग होता है टी से, है ना, टाइफाइड, टीबी, और नी से हो जाएगा निमोनिया, और हे से हो जाएगा हैजा, और जी से हो जाएगा जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, तो आपसे एक याद रखना है, एक लाइन, डीप सीटी का कुटनी है जी, ये ट्रिक याद रखना है आपको। इसमें से महत्वपूर्ण बीमारी जो आ जाएगा, है ना, डीप सीटी का, डीप से हो गया डिप्थीरिया, प्लेग, सीटी यानी सिफिलिस और टीबी, और का से हो गया काली खांसी, डीप सीटी का कुटनी में क्या चार बीमारी आ जाएगा ना, कुटनी से जो कुष्ठ रोग, टेटनस रोग, और निमोनिया, टेटनस, और टेटनस के साथ और क्या आ जाएगा, एक टीबी भी है ना, तो ये भी ध्यान रखना, टीबी और टाइफाइड भी है ना, और है से हो गया क्या हैजा रोग, और ये सब क्या जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, तो ये जीवाणु से और वायरस से होने वाला रोग याद रख लेना। ठीक है, अच्छा, वायरस की खोज किसने किया था, तो वायरस की खोज किया था इवानोवास्की, और जीवाणु की खोज किसने किया,
तो लीवेन हॉक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है। तो रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है, देखिए रेशम का जो कीड़ा होता है वो शहतूत का पेड़ पे जीवित रहता है, वो रहता है, ठीक है। तो शहतूत की पत्ती ये खाता है, ठीक है। तो रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है, शहतूत की पत्ती, है ना। इसका करेक्ट आंसर है शहतूत की पत्ती, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो रेशम का कीट हो गया। अब रेशम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, जैसे कि भारत में रेशम मुख्यतः कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार का रेशम है भारत में। कौन कौन सा है, वो मूंगा, तसर, एरी और मलबरी। मूंगा है ना, मूंगा ये रेशम के प्रकार है, मूंगा, तसर, फिर एरी और मलबरी, ठीक है। तो 4 प्रकार है रेशम के कीड़े का, क्या 4 प्रकार है, मूंगा, तसर, एरी, मलबरी। मूंगा, तसर, एरी, मलबरी, ठीक है। अच्छा, रेशम के कीट का पालन, जो रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर कहलाता है। और सेरीकल्चर और एक है एपीकल्चर, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए दोनों को साथ में याद रखना है। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर और मधुमक्खी पालन का अध्ययन वो एपीकल्चर कहलाता है, ठीक है। कन्फ्यूजन ना हो, इसे याद कैसे रखना है, देखिए मधुमक्खी पालन तो उसे याद रखना है, मधुमक्खी क्या मधु को पी सकते हैं, ठीक है, पीते हैं तो एपीकल्चर, एपीकल्चर, मधुमक्खी को पीते हैं तो एपीकल्चर। और रेशम कीट पालन रेशम सेरीकल्चर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बिहार का रेशम नगरी यानी सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, तो भागलपुर को कहा जाता है। और रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। देखिए कर्नाटक क्या क्या चीज़ में प्रथम है, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सोना का सर्वाधिक उत्पादन और कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक है, ठीक है। अच्छा, रेशम का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो वो है चीन। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है, ठीक है। अच्छा, भारतीयों के लिए रेशम मार्ग की खोज किसने किया था, तो कनिष्क ने किया था, ठीक है। और रेशम का जो 4 अवस्था होती है, ठीक है, रेशम का उत्पादन जो होता है तो उसमें 4 अवस्था होती है। पहले क्या होता है, अंडा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है अंडा। उसके बाद होता है लार्वा, ठीक है। और उसका बाद होता है तीसरा वर्ड था प्यूपा, ठीक है। उसके बाद होता है क्या, कोकून, ठीक है, कोकून होता है। तो अंडा के बाद क्या होता है, लार्वा। तो लार्वा से ही रेशम का क्या उत्पादन होने लगता है, ठीक है। लार्वा से रेशम का उत्पादन होने लगता है। तो और इसे लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि लार्वा का उत्पादन किस अवस्था से होता है, तो अगर ऑप्शन में कैटरपिलर है तो वो आंसर हो जाता है, ठीक है। लार्वा से ही रेशम का उत्पादन होने लगता है। और प्यूपा अवस्था से क्या, जो सबसे ज़्यादा यूज जो होता है मार्केट में, सबसे ज़्यादा प्यूपा अवस्था का ही होता है, ठीक है, प्यूपा अवस्था से निकले हुए रेशम का, ठीक है। और कोकून अवस्था क्या है, सबसे ज़्यादा रेशम प्राप्त होता है कोकून अवस्था से, तो ये भी ध्यान रखना है ना। सबसे ज़्यादा देखिए रेशम का उत्पादन होने लगता है लार्वा अवस्था से, जिसे कैटरपिलर भी कहा जाता है। और यूज जो होता है ज़्यादा, ये होता है प्यूपा अवस्था वाला, ठीक है। और सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है, प्राप्त होता है, वो कोकून अवस्था से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है। तो कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन सी, जो है वो घाव को भरने में सहायक होता है, ठीक है। विटामिन के बारे में पीछे भी काफ़ी डिटेल में बताएं, एक बार फिर से समझिए, है ना, ताकि आपको याद रहे। विटामिन की खोज किसने किया था, तो काश्मीर फंक ने किया था। ध्यान से सुनना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि विटामिन से इतने अभी आपको बताएंगे कि फिर विटामिन से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। विटामिन की खोज किसने किया था, काश्मीर फंक ने किया था। विटामिन ए की खोज किसने किया, मैकुलन ने किया था। याद रखना है, विटामिन ए और बी दोनों की खोज किसने किया था, तो मैकुलन ने किया था, ठीक है। और विटामिन सी की खोज होलकट ने किया था। विटामिन सी का खोज होलकट ने किया। डी का खोज हॉपकिंस ने किया। और विटामिन ई का खोज किसने किया था, ई का खोज इवांस और विशप ने किया था। इवांस है ना, विटामिन ई का खोज इवांस, विटामिन ई का खोज इवांस और विशप ने किया था। विटामिन ई का खोज इवांस है ना, विटामिन ई इवांस, ऐसे याद रख लेना है। विटामिन ई का खोज इवांस और विशप ने किया था। और विटामिन के का खोज किया था हेनरिक डेम। विटामिन के का खोज किसने किया था, हेनरिक डेम ने किया था, ठीक है। अब देखिए विटामिन के 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील कौन कौन सा है, तो BC है ना, वाटर में घुलनशील BC, और वसा में जो घुलनशील है
वो है ADEK, है ना, एडेक। ठीक है, ये याद रखना है, एडेक, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अब विटामिन का रासायनिक नाम पूछा जाता है तो उसे याद रखना है। जैसे देखिए मुख्य विटामिन, जो सबसे मुख्य विटामिन के पहले याद करना है, ट्रिक से याद कर लेना है तो आपको याद रहेगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल। बी का नाम क्या है, तो थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन है। ठीक है, तो इसे याद कैसे रखना है, रथ पर एक टॉफ़ी, है ना, पर को साइलेंट रखना है, रथ पर एक टॉफ़ी। रथ से हो गया रेटिनॉल, थायमिन। एक यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल। टॉफ़ी यानी टोकोफेरॉल और फिलोक्विनिन, तो इसे याद रख लेना है। ठीक है, और बात करते हैं क्या इसमें से जो है विटामिन बी का जो अन्य भाग जो है उससे भी पूछा जाता है। जैसे विटामिन B1 का रासायनिक नाम हो गया थायमिन। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नियासिन, है ना, विटामिन B3 का नियासिन। और विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल, है ना, याद रख लेना। देखिए विटामिन B5, 5 यानी 5, 5 यानी कि पेंटो, है ना, ऐसे रिलेट कर लेना तो याद रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। 5 यानी पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 पेंटो, 5 यानी 5 यानी पेंटोथेनिक अम्ल। और विटामिन 6 जो है उसका नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन, है ना। देखिए पायरिडॉक्सिन, इस नाम में भी देखिए डॉक्सिन, है ना, 6 ऐसे करके वॉइस आता है ना, तो विटामिन B6 का डॉक्सिन, 6 डॉक्सिन ऐसे रिलेट कर लीजिए। देखिए एक स्वर आता है ना 6 का, पायरिडॉक्सिन, तो आप क्या ऑप्शन में जब रहेगा ना तो आसानी से आप टिक कर दीजिएगा। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का बायोटिन है। और विटामिन B12 का एक पूछा जाता है तो साइनोकोबाल्मिन है। ठीक है, याद रखना है, साइनोकोबाल्मिन। देखिए इसमें भी नाम में से आपको आ जाएगा, देखिए B12 12 कोबाल्मिन, है ना। 12 का क्या रासायनिक नाम, साइनोकोबाल्मिन है। अब कोबाल्मिन से याद रखना है कि इसमें कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये हो गए सारे रासायनिक नाम। ठीक है, अब क्या है कि कौन सी बीमारी होती है किस विटामिन की कमी से, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे रतौंधी और जेरोफ्थेल्मिया, ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए के कमी से होता है। रतौंधी और जेरोफ्थेल्मिया रोग विटामिन ए के कमी से होता है। बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, अस्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी के कमी से होता है, अस्कर्वी रोग। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। और घाव भरने वाला विटामिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन सी को कहा जाता है। नींबू, संतरा और खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, और रिकेट्स रोग या तो सूखा रोग बोलते हैं उसे, और एक है ऑस्टियोमलेशिया रोग, ये विटामिन डी के कमी से होता है। ठीक है, सूखा रोग बोले या तो रिकेट्स रोग बोले या तो ऑस्टियोमलेशिया रोग, है ना। तो ये जो रोग होता है विटामिन डी के कमी से होता है। विटामिन डी को ही हार्मोन विटामिन कहा जाता है। और सूर्य की किरणों से मिलने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन डी ही है। ठीक है, और नपुंसकता किस विटामिन की कमी से, तो विटामिन ई के कमी से होता है। और सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन विटामिन ई को कहा जाता है। और रक्त का थक्का नहीं बनता है किस विटामिन के कारण, तो विटामिन के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, तो विटामिन से इतनी सारी चीज़ें याद रखना है आपको, फिर एक भी क्वेश्चन भविष्य में आपसे विटामिन से कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र ये प्रभावित होता है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र शरीर का जो अंग है जो कि सर्पदंश से ये प्रभावित होता है। ठीक है, अच्छा सांपों के 20 दंत वो क्या कहलाता है, वो कौन सा होता है, सांपों का 20 दंत होता है जंभिका दंत होता है ना, जंभिका दंत। ठीक है, अच्छा तंत्रिका तंत्र से और भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु कोशिका है। अच्छा पोलियो में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र ही प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, तो न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है। और कन्फ्यूजन ना हो तो इसे याद रखना, एक और किडनी की इकाई है ना, किडनी या गुर्दे की इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। ठीक है, नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए साथ में हमेशा याद रखना है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का हो गया न्यूरॉन। ठीक है, और किडनी की इकाई है नेफ्रॉन, है ना, किडनी या गुर्दे की इकाई क्या है,
नेफ्रॉन है, तो याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय का गर्भाधान काल कितने दिनों का होता है। तो गाय का गर्भाधान कितने दिनों का होता है, तो जो फीमेल में महिलाओं में होता है वो उतना ही आसपास होता है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 9 मंथ का होता है, 9 × 27 270 दिन होता है। यहाँ ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में 280 दिन, यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 280 दिन हो जाता है। ठीक है, अच्छा गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस है। अच्छा गाय किस संघ में आता है मालूम, तो गाय कोर्डेटा संघ में आता है। ठीक है, कोर्डेटा संघ में जो स्तनधारी है सारे वो कोर्डेटा संघ में आता है। तो गाय हो गया कोर्डेटा संघ में आता है। और गाय का जीवन काल कितना होता है, तो 18 से 22 वर्ष इसका एवरेज जीवन काल होता है। ठीक है, और गाय में कौन सा रोग पाया जाता है, तो याद रखना है गाय भैंस बकरी में एंथ्रेक्स रोग पाया जाता है। और किसके कारण होता है, तो एंथ्रेक्स रोग जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट और भी याद रखना है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे गाय का गर्भ काल हो गया 280 दिन, भैंस का गर्भकाल कितना होता है, तो 300 दिन होता है। भैंस का 300 दिन, और बकरी का 150 दिन, और कुत्ते का 58 से 68 दिन। ठीक है, और बिल्ली का गर्भकाल कितना होता है, 65 दिन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि किसी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है। तो पेड़ की आयु कैसे ज्ञात किया जाती है, जब आप पेड़ काटते होंगे ना, देखिए कि पेड़ जब काटते हैं तो हम लोग, तो ये जो गोलाई होता है ना, तो गोलाई में देखते हैं कि एक दाग होता है ना, जैसे कि कलर जो अलग अलग ऐसे गोल, यहाँ अलग गाढ़ा होता है, गाढ़ा हो जाता है, कहीं हल्का रहता है, ऐसे दाग रहता है। वो दाग कैसे होता है कि मौसम जो परिवर्तन होता है ना, जैसे कि ठंड मौसम आई, मतलब बरसात का मौसम आया, फिर गर्मी का मौसम, तो वो क्या है मौसम के अनुसार से वो चेंज होता है। ठीक है, तो जो चेंज होता है तो हर मौसम में एक बार कलर क्या है गाढ़ा हो जाता है, कभी गर्मी में फीका हो जाता है। तो एक मौसम परिवर्तन को ये जो दाग है ना वो बताता है, यानी कि एक साल इसकी गोलाई में एक बार जो बलय इसको बोला जाता है, इसको गिनते हैं, तो यानी कि एक साल जितना दाग रहता है उतने साल के पेड़ माना जाता है। ठीक है, तो इसका क्या तने की गोलाई देखकर पेड़ की आयु ज्ञात किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अच्छा विश्व का सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पेड़ है रेडवुड। रेडवुड को ही सिकोया भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है सबसे ऊंचा पेड़ सिकोया पेड़ है। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद है। और बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष वो है पीपल। नेक्स्ट है डैश पौधों को मिट्टी में गाड़ते हैं और पौधों के प्रकाश संश्लेषण का स्थल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डैश पौधों को मिट्टी में गाड़ते हैं। तो मिट्टी में क्या गाड़ते हैं, तो जड़ गाड़ते हैं ना, जड़ों को मिट्टी में अंदर गाड़ते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। और पत्ते पौधे के प्रकाश संश्लेषण का स्थल है। और यहाँ डैश होगा है ना, डैश पौधे के प्रकाश संश्लेषण का स्थल है, तो क्या पत्ते। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ जड़ पौधों को मिट्टी में गाड़ते हैं और पत्ते पौधों के प्रकाश संश्लेषण का स्थल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अच्छा पौधों में जल का वहन कौन करता है, तो पौधों में जल का वहन करता है जाइलम। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, जल का वहन करता है जाइलम। ठीक है, और भोजन का वहन कौन करता है, तो भोजन का वहन करता है फ्लोएम करता है। ठीक है, भोजन का वहन करता है फ्लोएम। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है हमेशा हमेशा के लिए, देखिए अगर ऑप्शन में क्वेश्चन में कभी दे कि पानी का वहन कौन करता है, आपको याद रखना है जल, है ना, जल ही याद रखना है। ठीक है, जल ही बोलना है, जल याद रखना है, जल जाइलम, जल को जाइलम। अब भोजन का परिवहन कौन करता है, तो भोजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड। तो इसे याद रखना है फूड। ठीक है, फूड को वहन करता है फूड फ्लोएम, फूड फ्लोएम ऐसे याद रख लेना है, तो याद रहेगा हमेशा। ठीक है, जल का वहन जल जाइलम, फूड फ्लोएम, फूड फ्लोएम। ठीक है, तो ऐसे याद रहेगा। अच्छा प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है, तो ग्लूकोज है। और प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लीवर, है ना, जिसे यकृत भी बोलते हैं या तो जिगर भी बोला जाता है। ठीक है, और लीवर क्या है, एक बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, और सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यकृत का वजन कितना होता है, तो 1.5 kg होता है। ठीक है, और पित्त का स्राव कहाँ से होता है, तो यकृत से ही होता है, यानी लीवर से ही होता है।
पित्त जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है, ठीक है। और पित्त जो है वो क्षारीय होता है, ठीक है, पित्त क्षारीय होता है और वसा का पायसीकरण करता है, यानी अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है, कौन, पित्त बना देता है, ठीक है। और विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है, तो शरीर में विटामिन ए यकृत में ही संग्रहित होता है, ठीक है। और ग्लूकोज ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित होता है कहाँ, तो वो भी लीवर में ही होता है, ठीक है। और लीवर में एक बीमारी कौन सा होता है, हेपेटाइटिस बीमारी होता है, जिसे जॉन्डिस या पीलिया भी कहा जाता है। वो किस अंग में होता है, तो यकृत में ही ये बीमारी होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पुनर्जनन क्षमता वो किसका है, तो यकृत में होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पुनर्जनन क्षमता यकृत में और सबसे कम पुनर्जनन क्षमता मस्तिष्क में होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। और ये बात रही अग्नाशय की, तो इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से होता है। अग्नाशय क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। और आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है, तो थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाती है, जिसे घेंगा रोग कहा जाता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और इसे ही पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होगा, तो ये होता है पत्तों में, है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तों में होता है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस रंग में होता है, तो लाल रंग में होता है। सबसे कम बैगनी रंग में होता है। और किस रंग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, तो हरा रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। अच्छा, प्रकाश पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्णहरित, ठीक है। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, पौधों में जल का वहन कौन करता है, जल जाइलम, भोजन का फूड फ्लोएम। और प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद ग्लूकोज है और अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सा है, तो वो है फीमर की हड्डी, जो कि जांघ में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जांघ, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है जांघ की में पाया जाता है फीमर, ठीक है, फीमर हड्डी। सबसे छोटी हड्डी कौन सा है, तो सबसे छोटी हड्डी है अस्टेपिज। अस्टेपिज हड्डी जो कि कान में पाया जाता है। कान में क्या है, मतलब कि प्रत्येक कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती है, यानी कि टोटल कान में 6 हड्डियाँ पाई जाती है, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी होता है कान की हड्डी अस्टेपिज है, ठीक है। अच्छा, ब्यूटी बोन किसे कहा जाता है, तो ब्यूटी बोन कहा जाता है कोलर बोन को, यानी कि कोलर के पास जो हड्डी रहती है उसे ब्यूटी बोन कहा जाता है। अच्छा, रेडियस और उल्ना हड्डी कहाँ पाया जाता है, तो रेडियस और उल्ना, है ना, उल्ना हड्डी ये पाया जाता है कहाँ, तो हाथ में पाया जाता है। और एक है टीबिया और फाइबुला हड्डी कहाँ पाया जाता है, तो टांग में पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया, टीबिया और फाइबुला हड्डी टांग में यानी पैर में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है, तो लिगामेंट कहलाता है ना। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला लिगामेंट है और मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला वो है टेंडन, है ना, टेंडन। और मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, तो 206 हड्डी होती है। और हड्डियों का आंतरिक या बाहरी ढांचा क्या कहलाता है, वो कंकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का दाना है, तो चावल का दाना क्या है, तो चावल का दाना एक क्या है, बीज है ना। चावल का दाना एक बीज है, ठीक है। देखिए, भारत का प्रमुख फसल कौन सा है, तो वो चावल ही है। और सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाले खाद्य फसल कौन सा है, तो वो चावल है। सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। और गेहूँ सर्वाधिक उत्पादन गेहूँ और गन्ना में है उत्तर प्रदेश। अच्छा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कटक, है ना, उड़ीसा के कटक में है। चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, ठीक है। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कई बार कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वो है फिलीपींस के मनीला में, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, तो किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, तो ये है साइकस, ठीक है। साइकस पौधा में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। इसको ऐसे समझिए, देखिए, पादप जगत को क्या है, 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है ओ पुष्पोद्भिद और एक होता है क्या, पुष्पोद्भिद। तो पुष्पोद्भिद को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक नग्न बीजी, एक आवृत बीजी, यानी कि जिम्नोस्पर्म और एक
एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म जो है इसमें क्या होता है, यहीं पे से आपको ध्यान रखना है कि जिम्नोस्पर्म में फूल होता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो इसमें क्या है, जिम्नोस्पर्म में फूल होता है और फूल के बाद उसमें क्या है, बीज होता है और बीज होता है लेकिन क्या है, फल नहीं होता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में फूल होता है, बीज होता है, फल नहीं होता है। और एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एंजियोस्पर्म में फूल होता है और फल होता है और फल के अंदर बीज होता है, ठीक है, बीज होता है। ये क्या है, एंजियोस्पर्म में, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में क्या है, बीज फूल होता है, बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी वही पूछा गया है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। तो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत जितना आएगा वो क्या होगा, फूल तो होगा, है ना, बीज भी होगा लेकिन फल नहीं होगा। तो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। वृक्ष कौन कौन सा आता है, तो वो है, देखिए वो है, इसको ट्रिक से याद रखना है, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आने वाला ये पौधा है जालिम सास को चीर दो, है ना, जालिम सास को चीर दो, ठीक है। इससे याद रखना है। देखिए जिम्नोस्पर्म पौधा है, ये जालिम से रिलेट करिएगा, जालिम से हो जाएगा जेमिया, है ना, जालिम से जेमिया पौधा है। और सास में आ जाएगा साइकस और सिकोया, साइकस और सिकोया पौधा, ये क्या है, जिम्नोस्पर्म है। और फिर है साइकस और सिकोया हो गया, और फिर है चीड़, है ना, चीड़ से चीड़ पौधा ही होता है जिसे पाइन कहा जाता है। और दो यानी देवदार पौधा, जैसे क्या जिम्नोस्पर्म हो गया, यानी कि इसमें बीज तो होगा लेकिन फल नहीं होगा। कौन, जेमिया, साइकस, सिकोया, चीड़ और देवदार वृक्ष, ये सब क्या है, जिम्नोस्पर्म, है ना, जिम्नोस्पर्म है, यानी कि नग्न बीजी पौधा है ये सब, ठीक है। तो साइकस आ गया, तो इसमें क्या साइकस आया था इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया था साइकस, ठीक है। और एंजियोस्पर्म में आता है, ये एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी, है ना, आवृत बीजी में आता है चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, ये सब एंजियोस्पर्म का पौधा है। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, तो रेडवुड है जिसे सिकोया कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो रेफलेसिया है। और दुनिया का सबसे छोटा फूल वो है बोल्फिया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। तो किस पौधे का फल, तो देखिए गाजर क्या है, गाजर ये क्या है, ये जड़ है, ठीक है। मूली भी क्या है, ये जड़ है। आलू क्या है, तना है। मूंगफली फल में आ जाएगा, ठीक है। ये पूछा है किस पौधे का फल, है ना, भूमि के नीचे पाया जाता है, तो भूमि के नीचे ये सारी है, लेकिन फल के बारे में पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूंगफली हो जाएगा, ठीक है। देखिए तना में याद रखना है आपको, हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, लहसुन, ये सब क्या तना है। तो इसे याद रखना है, हद कर दी आपने, यानी कि हल्दी, कर दी यानी अदरक, आपने यानी आलू और प्याज, ठीक है। और लहसुन ये सब क्या तना है। और एक क्वेश्चन यहाँ याद रखना है कि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक राज्य गुजरात है। याद रखना इसे, मूंगफली और कपास ये दोनों में सर्वाधिक उत्पादक राज्य गुजरात है। सर्वाधिक उत्पादक राज्य हो गया गुजरात। नेक्स्ट है मटर पौधा है, तो मटर पौधा ये क्या है, शाक या पुष्प या तो झाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो मटर क्या है ना, मटर पौधा एक शाक है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है शाक है, ठीक है। याद रखना मटर पौधा एक शाक है। अच्छा, आनुवांशिकी के सिद्धांत में मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे का ही प्रयोग किया था। और मटर का पौधा जो है किस फसल में आता है, तो ये आता है रबी के फसल में ना, रबी के फसल में आता है मटर, गेहूँ, जौ, आलू, चना, सरसों, ये सब रबी के फसल में आता है, ठीक है। और खरीफ के फसल में कौन कौन आता है, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, ये सब खरीफ की फसल है ना। खरीफ की फसल में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, ये सब खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह है, यानी कि सीमा पार तस्करी, इसका काफ़ी तस्करी होता है येलो केक नामक। तो ये है क्या, येलो केक नाम दिया गया किसको, तो वो है यूरेनियम ऑक्साइड को, जो कि सीमा पार तस्करी की जाती है ना, यूरेनियम
ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, यूरेनियम ऑक्साइड, यूरेनियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 20 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान 235 है ना, यूरेनियम 235। अगर इसमें न्यूट्रॉन पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? परमाणु भार माइनस में क्या था? प्रोटॉन, ये वाला। तो 235 में 192 घटाइए तो न्यूट्रॉन की संख्या कितने हो जाएगा? 143 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूरेनियम से हमेशा आता है कि पीच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है, पीच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है कि किस मौसम में वसा की अधिक आवश्यकता होती है? तो वसा की अधिक आवश्यकता किस मौसम में होती है? तो शीत मौसम में होता है, ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला खाद्य समूह कौन सा है? तो वो है वसा, सर्वाधिक ऊर्जा देता है वसा, ठीक है। और 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है, ठीक है, याद रखना है। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है और 9 कैलोरी ऊर्जा हो गया। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी ऊर्जा होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक गैस कौन सा है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, ठीक है, और मिट्टी से जल ग्रहण करता है। फिर क्या है? प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा क्या होता है? अभिक्रिया करके ये बनाता है ग्लूकोज, है ना, C6H12O6, ग्लूकोज प्लस जल और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये बनाता है। तो इसमें पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसमें आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? सूर्य प्रकाश जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? ग्लूकोज। अंतिम उत्पाद क्या है? तो वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कि स्तनीय जंतु जो उड़ सकता हो। तो स्तनीय जंतु इसमें से कौन सा है? स्तनधारी है, मामल्स है जो कि उड़ सकता है। तो वो है चमगादड़, चमगादड़ जो कि उड़ सकता है, ठीक है। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा निर्देशित होते हैं। अल्ट्रासोनिक यानी कि पराश्रव्य तरंग द्वारा ये निर्देशित होता है, ठीक है। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी कौन सा है? नीली व्हेल है। दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी नीली व्हेल है। और रही बात किसकी? तो मोर का। तो मोर क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और पेंगुइन जो है ये बिना उड़ने वाला पक्षी है जो कि अंटार्कटिका द्वीप में पाया जाता है, ठीक है। और सबसे तेज़ दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो वो है शुतुरमुर्ग। सबसे तेज़ दौड़ने वाला शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा पक्षी भी पूछे तो वो शुतुरमुर्ग है। और सबसे बड़ी कोशिका भी शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो वो है हमिंग बर्ड। और एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है तो वो है हमिंग बर्ड ही है, ठीक है। तो सबसे छोटा पक्षी और सब पीछे की भी ओर उड़ सकता है वो है हमिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दूध दही में परिवर्तित होती है तो उसके खट्टापन की वजह होती है। तो उसके खट्टापन की वजह क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये। और दूध के बारे में पीछे आपको डिटेल में भी बताएं, है ना, कुछ यहाँ पर भी रिवीजन करवा देते हैं दूध के बारे में। जैसे कि दूध का जो है, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध से दही बनाने में, ठीक है। अच्छा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। यानी कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? दूध उत्पादन से, ठीक है। दूध का रंग पीला होता है किसके कारण? तो कैरोटीन के कारण। और जो दूध का रंग सफ़ेद होता है वो केसिन प्रोटीन के कारण होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दूध की शुद्धता पूछे या तो दूध का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। अच्छा, दूध राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 26 नवंबर को और क्या मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दूध से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का सबसे शुद्ध रूप इसमें कौन सा है? तो पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो वर्षा का जल जो होता है, वर्षा का पानी, वो सबसे शुद्ध रूप होता है। वर्षा का पानी सबसे शुद्ध रूप होता है। अच्छा, वर्षा की बूंदें गोलाकार किसके कारण होता है? तो
तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, याद रखना है, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। अच्छा, जल का शुद्धिकरण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जल का शुद्धिकरण में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो प्रोटीन इसमें किस में नहीं है? तो अंडा में प्रोटीन होता है, दाल में भी होता है, मांस में भी होता है। तो ये प्रोटीन होता है किस में नहीं? तो ये चावल में प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, चावल क्या है? कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, अब रही बात प्रोटीन के बारे में पीछे जो वीडियो देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 जो वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो कुछ क्या जो पीछे बता चुके हैं काफ़ी डिटेल में, उसको क्या थोड़ा कम भी बताते हैं। जैसे प्रोटीन के बारे में काफ़ी डिटेल में पीछे वीडियो में बताया हुआ है, तो जो लोग नहीं देखें वो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से बना है? तो 20 अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वासी-योरकर रोग होता है और मरासमस रोग होता है। ये प्रोटीन की कमी से होता है ना, क्वासी-योरकर और मरासमस रोग जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। और चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? काफ़ी बार बताया हुआ है ना, नींबू, संतरा, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन के बारे में पीछे डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ना, जैसे कि अब यहाँ से रिवीजन भी कर सकते हैं आप। जैसे विटामिन ए के कमी से क्या होता है? रतौंधी और जेरोप्थेल्मिया। विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक और स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और एक होता है क्या? ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। ठीक है ना, और विटामिन डी को ही हार्मोन विटामिन कहा जाता है। और सूरज के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया ये होता है किसके कारण मालूम? ये होता है मच्छर के काटने से होता है। फाइलेरिया जो है, देखिए ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, लेकिन ध्यान रखना है, फाइलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है। कैसे? देखिए, फाइलेरिया जो होता है वो, इसको क्या बोलते हैं? हाथी पाँव भी बोला जाता है। हाथी पाँव यानी कि ये होता है मालूम, इसका कारण क्या है? वो कृमि के कारण होता है। कौन सा कृमि के कारण? तो बुचेरिया कृमि के कारण होता है। ठीक है, और बुचेरिया कृमि का जो वाहक है वो कौन सा मच्छर है? तो वो है क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, यानी कि फाइलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। अच्छा, मलेरिया किसके काटने से होता है? तो मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, फाइलेरिया हो गया क्यूलेक्स मच्छर और मलेरिया हो गया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे द्वारा भोजन तैयारी के प्रक्रिया को कहा जाता है? तो हरे पौधे द्वारा भोजन तैयारी की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण में के बारे में पीछे बताया हुआ डिटेल में। नेक्स्ट है कि मानव की श्वसन प्रणाली के हिस्से होते हैं। तो मानव का श्वसन प्रणाली का हिस्सा क्या होता है? तो श्वसन जैसे लेते हैं तो पहले क्या है? पहले नाक में लेते हैं ना, नाक से लेते हैं, फिर क्या होता है? उसके बाद लेरिंग्स में जाता है ये। ठीक है, लेरिंग्स, उसके बाद जाता है फेरिंग्स। ठीक है, उसके बाद जाता है ट्रेकिया में, उसके बाद ट्रेकिया के बाद जाता है फेफड़ा में। ठीक है, और फेफड़ा में जाता है तो, और फिर ट्रेकिया से जाता है श्वसनी से जाता है श्वसनिकाएँ नलिका में, और फिर जाता है वायुकेश में, जिसे एल्वी ओलाई कहा जाता है ना। तो यहाँ पर क्या है? देखिए, नाक और लेरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया और फेफड़ा। तो ऑप्शन में है नाक और फेफड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव की श्वसन प्रणाली का हिस्सा है ये नाक और फेफड़ा है। तो ये सारे चीज़ें क्या मानव की श्वसन प्रणाली का हिस्सा है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, मानव की श्वसन दर कितना होता है? तो 12 से 16 बार प्रति मिनट होता है मानव की श्वसन दर। ठीक है, 12 से 16 बार प्रति मिनट होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से बायोलॉजी का पार्ट 5 वीडियो होता है समाप्त। पिछली वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस
25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी आया कहाँ से, तो जो कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, आज का क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था और किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, ये बताना आपको। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे।